हेलो बच्चों, आज अपन FT5 डिस्कस करने वाले हैं और FT5 में जो आपके टॉपिक हैं वो है ग्रेविटेशन, सॉलिड्स प्रॉपर्टी, लिक्विड प्रॉपर्टी एंड थर्मल प्रॉपर्टी। ये चार टॉपिक का क्वेश्चंस आपके स्ट्रेस में है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, केपलर्स लॉ से रिलेटेड है और इसमें केपलर्स लॉ का जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा T प्रोपोर्शनल टू R पावर 3/2 और आपको यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है T1 अपॉन T2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 पावर 3/2 आपको अप्लाई करना है। अब 3/2 अप्लाई करना, तो यहाँ क्या क्या वैल्यू आपको दे रखी है वो देखिए। शुरू में आपको टाइम पीरियड दे रखा है T और यहाँ T डैश आपको निकालना है और ये रेडियस R है और दूसरे का वैल्यू 2R दे रखा है और इसको अपन सॉल्व करेंगे 3/2, तो यहाँ से आपको T डैश का वैल्यू 2√2T मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है आपका, टू स्पेरिकल बॉल ईच ऑफ मास m 1 kg negligible radius r place 1 centimeter apart, then what is the gravitational force? ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पूछा है। तो बच्चों क्वेश्चन जो 2 है, क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप इन सभी की वैल्यू रखें 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन डिस्टेंस आपको दे रखी कितनी 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10⁻2 स्क्वायर, तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू आपको मिलेगा कितना 6.67 इंटू 10⁻7 न्यूटन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा थर्ड। ऐसे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, GE and GP respectively denote the acceleration due to gravity at surface of earth and another planet, और मास उसका सेम दे रखा है और आपसे पूछा है कि अगर दूसरे की रेडियस डबल है तो ग्रेविटी क्या होगी उसकी। तो देखो क्वेश्चन जो थर्ड है उसमें अपन ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला लिखते कितना Gm अपॉन आर स्क्वायर, और अगर मैं G अर्थ अपॉन G प्लेनेट लिखूंगा तो ये Gm तो कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या रिजल्ट आएगा 2R अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं Gp की वैल्यू लिखूंगा तो क्या होगा Ge/4 आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए क्या 2। ठीक है बच्चों। ऐसे अपन क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में आपसे ये कहा कि द चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is compared to the value at surface of earth and height h, the surface above the surface is double that of the change at depth x। मतलब डेप्थ पे और हाइट पे जो वेरिएशन दे रखा है वो वेरिएशन का 2 टाइम्स दे रखा है। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर जो पढ़ा है, इस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या था, वो था अगर मैं डेल्टा G/G अगर मैं हाइट पे लिखता हूँ तो उसका फॉर्मूला था कितना 2h अपॉन आर, और अगर अपन ने डेप्थ के लिए पढ़ा है तो डेल्टा G अपॉन G अपन ने पढ़ा कितना, वो था x अपॉन आर, डेप्थ अपॉन आर। तो यहाँ जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये इसका डबल है, तो 2h अपॉन आर इक्वल टू 2 टाइम अपन क्या लिखेंगे x अपॉन आर, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा x इक्वल टू h। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन 4 का आंसर होगा थर्ड। ठीक है बच्चों। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट नियर अबाउट द अर्थ सरफेस। तो क्या करना है इसमें, अपन ने ऑर्बिटल वेलोसिटी जो पढ़ी है वो पढ़ी अपन ने √rg, या अपन Gm अपॉन आर भी लिख सकते हैं, और एस्केप वेलोसिटी जो हमने पढ़ी वो क्या थी √2rg। तो क्या रिलेशन हुआ v एस्केप इक्वल टू √2 टाइम v ऑर्बिटल। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या थर्ड। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज f इफ मास ऑफ ईच बॉडी आर हाफ्ड, मतलब आधे कर दिए गए और डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो आपसे पूछा कि व्हाट इज द न्यू फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू पार्टिकल। तो बच्चों फर्स्ट सिचुएशन जो आपको दे रखी वो क्या है, पहले में अगर हम फोर्स लिखें तो फोर्स लिखें Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, और अगर मैं F डैश लिखूंगा तो क्या होगा G मास को अपन को आधा लिखना है और डिस्टेंस को
डिस्टेंस को अपन को क्या करना है, डबल करना है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ लिखेंगे आप m/2 और यहाँ लिखेंगे 2r और इसका स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी कि f अपॉन कितना 16। तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए आपका फर्स्ट। ठीक है बच्चों। ऐसे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन 7 देखो, 7 क्वेश्चन में क्या कहा है, टू इक्वल मास m are placed at two corners of the equilateral triangle of side A, then gravitational potential at corner थर्ड कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन में ये अपन से कहा गया है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है, ए है, और इसके दो कॉर्नर पे m मास रखा हुआ है, और अगर आपको यहाँ पोटेंशियल पूछा तो पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल होगा यहाँ जी माइनस जी एम अपॉन है, इसका पोटेंशियल होगा माइनस जी एम, तो ये आंसर आएगा माइनस टू जी एम अपॉन ए। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए थर्ड। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा, P is the distance, P is a point at a distance r from the center of spherical shell of mass capital M and radius small a, where small r is less than a, then gravitational field intensity at point P। देखो बच्चों क्वेश्चन जो 8 है उसमें क्या कहा गया है कि एक स्पेरिकल शेल है और इस शेल की रेडियस क्या है, a है, और r लेस देन a, मतलब यहाँ कहीं इनसाइड इस पॉइंट की बात की गई है। तो बच्चों हमने ऐसा पढ़ा कि सॉलिड स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी क्या होती, जीरो होती। क्यों, क्योंकि अंदर कोई मास नहीं है, सारा मास उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा, 4 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। जो टाइड्स वेव इन द सीज आर प्राइमरी ड्यू टू, ये जो टाइड्स बनते हैं ये टाइड्स किस वजह से बनते हैं, ये मून के अर्थ पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बनते हैं। तो ये रिजल्ट आपको एक तरह से याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ। ठीक है, ऐसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस। आपको क्या करना है, एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से आपको एस्केप कराना है। तो अर्थ की सरफेस से अगर मान लो इसकी रेडियस r है, इसका मास m है, और यहाँ से m मास की बॉडी को अगर आप एस्केप कराना चाहते हैं इन्फिनिट पे, तो आपको क्या करना होगा, कंजर्वेशन यूज करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो आपने पार्टिकल को दी प्लस सरफेस पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, Gm/r इक्वल टू इनफाइनाइट पे दोनों जीरो। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी गिवन है यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा Gmm/r। अगर मैं Gm को Gr² लिखूं तो ये आंसर कितना आएगा, mgr। तो इसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल आंसर होगा कौन सा, थर्ड Gmr, या इसको अपन लिख सकते हैं mgr। ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, a satellite of mass small m is revolving near earth surface, then its orbital velocity depends on। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है सैटेलाइट को वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है। तो अपन यहाँ क्या लिखते हैं, mv ऑर्बिटल स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू क्या लिखते हैं, Gmm/r²। तो बच्चों यहाँ से अगर हम r कैंसिल कर दें, एक r कैंसिल कर दें अपन, तो हमें यहाँ जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा ऑर्बिटल का अंडर रूट कितना, Gm/r। तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती, तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, 4 है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 11 है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है आपसे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of a system of 3 point masses each of mass 2 kg are placed at 3 vertices of an equilateral triangle। साइड आपको दे रखा है और आपसे क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। तो क्वेश्चन 12 जो है उसमें अपन को पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, और ये बात की गई है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके हर कॉर्नर पे अगर मैं m मास रखता हूँ
तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, 3 मासेस से 3 इंटरेक्शन होंगे और 3 इंटरेक्शन होंगे तो यहाँ एक GM स्क्वायर अपॉन ए, GM स्क्वायर अपॉन ए, GM स्क्वायर अपॉन ए, तो यहाँ आंसर आएगा -3 GM स्क्वायर अपॉन ए। आप इन सभी की वैल्यू रखिए, -3 G इंटू यहाँ 2 का स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू आपको दे रखा कितना 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर लीजिए 10 इंटू 10⁻⁻2 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 120 G। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सेकंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑफ अर्थ। देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, ये वो सैटेलाइट होता है जिसका टाइम पीरियड क्या होता है 24 आवर्स होता है। तो 24 आवर्स होता है तो इस पर अपन टिक करेंगे क्वेश्चन 13 का आंसर सेकंड पे 24 आवर्स। तो ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम पोल टू अर्थ इक्वेटर देन इट्स वेट, क्या होगा बच्चों। इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन 14 जो है, अगर हम अर्थ की शेप को देखें तो अर्थ का शेप क्या होता है, इलिप्टिकल होता है। और इलिप्टिकल होता है तो मैं यहाँ इस जगह यहाँ ये पोल है और ये इक्वेटर है, और हमने ऐसा पढ़ा कि RE रेडियस एट इक्वेटर जो है ग्रेटर देन होता है रेडियस एट पोल। अब ये चीज़ ग्रेटर है तो इसका रिलेशन एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ कैसा होगा। जी का फॉर्मूला पढ़ा अपन ने कितना, GM/r², G प्रोपोर्शनल टू 1/r², जिसका रेडियस ज़्यादा है उसकी ग्रेविटी कम होगी। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि रेडियस जो है, रेडियस एट इक्वेटर जो है वो क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ ग्रेविटी कम होगी। तो यहाँ ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन ग्रेविटी एट, मतलब ये हो गया कि अगर आप पोल से इक्वेटर पे आते हैं, तो ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और यहाँ से इधर जाते हैं तो ग्रेविटी इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा अपन से, पोल टू अर्थ आएंगे तो ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अपन 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, the ratio of gravitational potential at the center of earth is considered as a solid sphere, the gravitational potential at surface will be। देखो क्वेश्चन जो 15 है इसमें अपन को क्या करना है, अगर मैं पोटेंशियल एट सेंटर लिखता हूं तो इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था 3/2 कितना GM/r, और अगर सरफेस का पोटेंशियल लिखे तो वो कितना था GM/r। तो अपन से रेशियो पूछा है सेंटर टू सरफेस, तो अगर मैं यहाँ VC/V सरफेस लिखूंगा तो आंसर आएगा कितना 3/2, मतलब क्या आएगा 3⁻²। तो 3⁻² के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा कौन सा, थर्ड। ठीक है बच्चों, ऐसे अपन क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन 16 जो बच्चों में इलास्टिसिटी का है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, SI यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला था वो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ा अपन ने स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और इसको सॉलिड के लिए हम Y भी लिखते हैं। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो इसको न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और ये लेंथ अपॉन लेंथ 1 होगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन। मॉडुलस किस पर डिपेंड करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा फर्स्ट, शेप और साइज और फोर्स अप्लाइड पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती। ऐसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर अ मेटेलिक वायर शोन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। देखो बच्चों यहाँ अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, तो इसको मैं लिखूंगा स्ट्रेस अपॉन क्या लिखूंगा, स्ट्रेन लिखूंगा। स्ट्रेस या अपन यहाँ लिख लेते हैं, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप इक्वल टू
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को अपन लिखते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, और ये क्या है, स्लोप है। और एक कंसेप्ट और अपन ने पढ़ा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलास्टिसिटी क्या होती है, मटेरियल की डिक्रीज होती है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, जिसका स्लोप कम है, जिसका स्लोप कम है उसका इलास्टिक कांस्टेंट कम होगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम कहाँ टिक करेंगे, आंसर 2 पर टिक करें। ठीक है बच्चों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल ये भी इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है देखिए। स्टील वायर का लेंथ दे रखा आपको, स्ट्रेच वायर जी की जो एक्सटेंशन दे रखा कितना वो स्ट्रेच हुआ वो 1 mm दे रखा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा कितना, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा आपको 4 mm स्क्वायर, और आपसे पूछा कि फाइंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ वायर और यंग मॉडुलस क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन 19 जो है उसमें हमने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, U इक्वल टू क्या था, 1/2 यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर, ये चीज हमने पढ़ी थी। अब आपको क्या करना है, यहां से स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन क्या लिखोगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आपको क्वेश्चन में चेंज इन लेंथ जो है वो लेंथ ये दे रखी और ओरिजिनल लेंथ आपकी ये है, और यंग मॉडुलस आपको दे रखा है तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, 1/2। यंग मॉडुलस की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11 इंटू चेंज इन लेंथ कितना होगा, वो दे रखा है 1 इंटू 10⁻³ और लेंथ दे रखा है 2। इसका स्क्वायर करें और इसको सॉल्व करें तो आपको इसका एक आंसर मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है उस 19 का आंसर होगा 3rd। तो आप एक बार इसकी कैलकुलेशन करिए और ये कंसेप्ट अप्लाई करिए तो क्वेश्चन 19 इजीली सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 20 में क्या कहा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज पजेस्ड बाय गैसेस। देखो गैस और लिक्विड के लिए केवल बल्क मॉडुलस को डिफाइन किया जाता है और शेयर मॉडुलस और यंग मॉडुलस सॉलिड्स के लिए होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, बल्क मॉडुलस। तो इसको ऐसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एक तरह से याद रखना है। ऐसे बच्चों क्वेश्चन जो 21 है, 21 क्वेश्चन में भी एक रिजल्ट है जो अपन को याद रखना है। चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इंटरएटॉमिक फोर्स कांस्टेंट दैट इज K एंड यंग मॉडुलस Y एंड इंटरएटॉमिक डिस्टेंस R। तो बच्चों ये एक रिजल्ट है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो अपन को याद रखना है, और इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं K इक्वल टू Y इंटू R। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 3rd पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 22 जो है बच्चों, 22 में क्या कहा गया है, द बल्क मॉडुलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी। देखो परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होती है, वो होती है जिसमें डिस्टेंस बिटवीन मासेस चेंज नहीं होता, मतलब वॉल्यूम चेंज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम बल्क मॉडुलस को डिफाइन करते वक्त ऐसा लिखते हैं -ΔV/V। और अगर मैं यहाँ वॉल्यूम चेंज की बात करता हूँ तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा, 0 होगा। तो ΔV 0 लिखूंगा तो बल्क मॉडुलस टेंड्स टू क्या होगा, इनफाइनिट। तो क्वेश्चन 22 का फाइनल आंसर होगा 3rd। ठीक है बच्चों, ऐसे हम क्वेश्चन 23 की बात करते हैं बच्चों। 23 क्वेश्चन जो है देखिए, 23 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पॉइजन रेशियो ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंड्रिकल वायर हुज डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। देखो बच्चों 23rd क्वेश्चन जो है इसमें डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अगर बच्चों डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और वॉल्यूम को मैं एक वायर के लिए πr² लिख सकता हूँ। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर इसको चेंज लिखूँ एज ए डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, पाई हट जाएगा और r² के लिए लिखूंगा मैं 2Δr/r प्लस L को लिखूंगा ΔL/L। और मैं इसको 0 लिखूं तो बच्चों यहाँ से मुझे
क्या वैल्यू मिलेगी, 2 डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू माइनस डेल्टा एल अपॉन एल। अब बच्चों अपन पॉइजन रेशियो के बारे में सोचते हैं। पॉइजन रेशियो का जो सिंबल है मैं सिग्मा लिख रहा हूँ, अपने मॉड्यूल में न्यू लिखा हुआ, और अपन ने इसको क्या कहा था, डिक्रीज इन रेडियस इन फ्रैक्शन अपॉन इंक्रीज इन लेंथ इन फ्रैक्शन। तो यहाँ अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो बच्चों इस सिग्मा का आंसर मिलेगा मुझे कितना, 1/2 या 0.5। ये रिजल्ट हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस केस में इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 दैट इज 0.5। दिस इज द क्वेश्चन 23। हाँ ओके बच्चों, जो हम बात कर रहे थे पॉइजन रेशियो की, पॉइजन रेशियो में क्वेश्चन में पॉइजन रेशियो पूछा है और अपन को कहा कि डेंसिटी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। एक वायर के वॉल्यूम को हम पाई स्क्वायर एच लिख सकते हैं। मैं बच्चों अगर इसका चेंज लिखता हूँ तो चेंज कितना होगा, ये पाई तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं और पावर आगे आ जाती है, तो 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस एल का डेल्टा एल अपॉन एल, ये एरर की तरह हम लिख सकते हैं। अब बच्चों इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पॉइजन रेशियो की जो डेफिनेशन है वो क्या अपन ने पढ़ी, वो अपन ने पढ़ी डेल्टा आर अपॉन आर अपॉन क्या पढ़ा, डेल्टा एल अपॉन एल। अगर मैं बच्चों ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू बच्चों मैं यहाँ रखूंगा तो इसका मुझे फाइनल आंसर मिलेगा कितना, 1/2। तो मैं यहाँ सिग्मा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 1/2 या 0.5। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, हम याद रख सकते हैं कब, जब वॉल्यूम या डेंसिटी कांस्टेंट हो। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन 23। 24 क्वेश्चन देखिए बच्चों। 24 क्वेश्चन में क्या पूछा है, टू वायर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब इसका यंग मॉडुलस क्या है बच्चों, सेम है और लेंथ भी सेम है एंड हैव रेशियो ऑफ देयर रेडियस, रेडियस का रेशियो दे रखा है इतना। दीज वायर आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, फोर्स की वैल्यू सेम दे रखी और आपसे पूछा कि स्ट्रेन प्रोड्यूस कितनी होगी। तो बच्चों अगर मैं 24 क्वेश्चन का आंसर लिखूं तो मैं यंग मॉडुलस की डेफिनेशन क्या जानता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन क्या लिखूंगा मैं यहाँ, स्ट्रेन, स्ट्रेन। अब बच्चों यहाँ से स्ट्रेन सेम है, फोर्स सेम है, तो अगर बच्चों मैं यहाँ से स्ट्रेन अलग करता हूँ तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, मुझे यहाँ मिलेगा F अपॉन वाई ए। मतलब आपका जो स्ट्रेन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया या 1 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया को अपन क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों देखो रेडियस का रेशियो अपन को 1:2 दे रखा है और 1:2 का अगर आप स्क्वायर करोगे इनवर्स में तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4:1 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 3rd। ठीक है, ऐसे बच्चों हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन जो है 25 है। 25 क्वेश्चन देखिए। 25 क्वेश्चन में क्या है, एक यूनिफॉर्म सिलेंडरिकल रोड दे रखी है जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A। यंग मॉडुलस आपको दे रखा है और दोनों साइड पे फोर्स अप्लाई किए गए और आपसे पूछा कि इलॉन्गेशन कितना होगा। देखो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर कोई भी एक रिजिड रॉड है और उस रोड पर मैं यहाँ फोर्स अप्लाई करूँ और इस रिजिड रॉड पे मैं अगर ये यूनिफॉर्म है और रिएक्शन देखूँ तो ये मुझे सिर्फ इस तरह से दिखेगी कि जितना फोर्स मैंने यहाँ अप्लाई किया उतना ही फोर्स यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। तो इस केस में मैं यंग मॉडुलस का डेफिनेशन अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से मैं स्मॉल एल का वैल्यू निकालूं तो स्मॉल एल का वैल्यू कितना होगा, एफ एल। क्या वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी बच्चों एफ, ये होगी एफ एल अपॉन वाई ए। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, एफ एल अपॉन वाई ए, मतलब आंसर 2 होगा। ठीक है बच्चों, ये थे बच्चों 25 क्वेश्चन। आइए 26 तक चलते हैं। 26 क्वेश्चन करते हैं अपन। 26 क्वेश्चन जो है थर्मल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्विवेलेंट टू, 0 डिग्री किसके इक्वल होता है। देखो अगर हम ये रिलेशन देखें, यहाँ क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन दोनों ऑप्शन दे रखे, तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा कि C-0 अपॉन 100 इक्वल टू F-32 अपॉन F-32 अपॉन अपन ने ये रिजल्ट पढ़ा कितना, 180। कितना पढ़ा, 180। और इसको अपन लिख सकते हैं K-273 अपॉन कितना लिखेंगे, 100। अब बच्चों मैं अगर C इक्वल टू 0 करता हूँ, C इक्वल टू 0 करूँगा तो उस केस में मुझे अब ये देखो K का जो स्केल है इसमें एग्जैक्टली यहाँ
0.15 भी लिखा जाता है। तो मैं अगर C को 0 करूँगा तो F की वैल्यू मुझे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगी और K का वैल्यू मुझे मिलेगा कितना 273.15 डिग्री 15 केल्विन। तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन 26 का फोर्थ आंसर टिक कर सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 27 देखिए। 27 में क्या कहा था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, 27 में अपन को 10 ग्राम आइस दे रखी है। 10 ग्राम क्या है, आइस है, और कितने पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसको पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड का अपन को क्या करना पड़ेगा, वाटर बनाना पड़ेगा, और फिर इसको यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक लाना पड़ेगा। तो यहाँ अपन को फेज चेंज करना है, तो यहाँ Q1 हीट कितनी होगी, ml, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन F लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10 इंटू 80, इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितनी होती, 80 होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 800। और अगर मैं यहाँ Q2 लिखूंगा तो ये हीटिंग है, तो यहाँ लिखेंगे ms डेल्टा T, और इसकी वैल्यू 10 है, पानी का स्पेसिफिक हीट होता है 1 ये, तो इसको लिख सकते हैं 100। तो टोटल हीट जो होगी वो कितनी होगी, Q1 प्लस Q2। तो इसके अकॉर्डिंग मैं दोनों का सम करूँ तो मैं कितना लिख सकता हूँ, 900 कैलोरी। तो इसके अकॉर्डिंग 27 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 900 कैलोरी। तो बच्चों ये था क्वेश्चन 27। 28 क्वेश्चन देखिए। अब 28 क्वेश्चन में हम 28 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ रॉड इंक्रीजेस फ्रॉम T to delta T, its moment of inertia increases from I to I plus delta I. If alpha is coefficient of expansion, then what is the value of delta I upon I? देखो, हम किसी भी एक रोड की बात करते हैं बच्चों, तो उसकी रोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, 28 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बच्चों में, तो ये होता है बच्चों कितना, ml²/12। अब यहाँ m/12 तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इस रिजल्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी में लिखूं तो इस रिजल्ट को मैं लिख सकता हूँ I प्रोपोर्शनल टू L²। अब बच्चों यहाँ अपन बात करें एक्सपेंशन की, अगर हम यहाँ बात करते हैं एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन के हिसाब से क्या होगा, मैं लेंथ वेरिएशन लिखूंगा तो L इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। और ऑप्शन में हमारे को डेल्टा थीटा की बजाय बच्चों डेल्टा टी दे रखा है, तो हम इसको क्या करते हैं, डेल्टा टी का फॉर्मेट लिख देते हैं ताकि आंसर एग्जैक्ट मैच हो जाए। अब यहाँ अगर मैं यहाँ डेल्टा आई अपॉन आई एज ए एरर फ्रैक्शन लिखूंगा तो 2 टाइम कितना होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। और बच्चों इस फॉर्मूले से मैं अगर डेल्टा एल अपॉन एल नॉट निकालूं तो वो अल्फा डेल्टा टी मिलेगा, और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये आंसर मुझे क्या मिलेगा, 2 अल्फा डेल्टा टी। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं 2 अल्फा डेल्टा टी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी एक्सपेंशन का सिंपल फॉर्मूला अपन ने इस्तेमाल किया है। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट 29 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 29 क्वेश्चन जो है ये हीट ट्रांसफर में रेडिएशन से रिलेटेड है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा कि वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी इमिशन ऑफ अ स्टार हैविंग सरफेस टेम्परेचर। आपको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाना है, तो उसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा लैम्डा m प्रोपोर्शनल टू, या हम प्रोपोर्शनल नहीं लगाएं और सीधे ही फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला क्या अपन ने पढ़ा, अपन ने क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ा था लैम्डा इक्वल टू बी अपॉन टी। क्या पढ़ा था, बी अपॉन टी। आपको बच्चों बी का वैल्यू दे रखा है और टी का वैल्यू दे रखा, यहाँ वैल्यू रख के इसको सॉल्व करिए तो ये आंसर अप्रॉक्सी 4800 एंगस्ट्रम आएगा। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्या कहा गया कि 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विद 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ये बच्चों क्वेश्चन कैलोरीमेट्री का है,
और कैलोरीमेट्री में अपन क्या पढ़ते हैं, एक बॉडी अगर हॉट बॉडी है तो वो हीट ट्रांसफर करती है और दूसरी बॉडी उसको गेन करती है, तो हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन या हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। तो इसमें बच्चों अपन ने क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था और वो फॉर्मूला क्या था, उस फॉर्मूला पे मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूं। देखो हमने ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, शायद 29 है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 29, 30 क्वेश्चन है। तो इस 30 क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन 30 का जो आंसर है वो क्या होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था टी मिक्स का, इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। आप फॉर्मूला याद रखें कितना, M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 अपॉन क्या पढ़ा था अपन ने, M1S1 प्लस क्या था M2S2। अब बच्चों क्वेश्चन में दोनों जो लिक्विड हैं वो वाटर है, तो यहाँ क्वेश्चन में S1 इक्वल टू क्या हो गया, S2 हो गया। जब ये फार्मूला मिक्स के लिए लिखोगे तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, M1T1 प्लस M2T2 अपॉन क्या लिखोगे, M1 प्लस M2। आपको इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो जो 30 क्वेश्चन है उसको आप मल्टीप्लाई करें किसके, M1 की वैल्यू दे रखी है आपको 10, 10 इंटू टेम्परेचर कितना है 10 प्लस यहाँ क्या करेंगे 20 इंटू 30 अपॉन टोटल मास कितना होगा 10 20 30 30। तो ये आपका जो आंसर होगा ये होगा कितना 100 और ये हो गया कितना 600, 600 अपॉन 30, तो ये हो गया 700, मतलब ये 70/3 और इस 70/3 जो है अप्रॉक्सी क्या हो जाना चाहिए 23.33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बच्चों जो 31 है ये थर्मल कैपेसिटी, ये भी थर्मल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज 40 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर इक्विवेलेंट पूछा है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था हीट कैपेसिटी का W इक्वल टू MS, ठीक है। तो बच्चों वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, वाटर इक्विवेलेंट क्या है कि जितना अमाउंट वाटर का हम हीट करें उतने अमाउंट किसी बॉडी का हीट करें तो वो कितना वाटर का अमाउंट हीट किया वो उसका वाटर इक्विवेलेंट होता है। तो हम यहाँ सीधा वैल्यू रख दें, ये वैल्यू तो अपन को 40 दे रखी है और मास अपन को निकालना स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है 1, तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 ग्राम। तो हम सीधा सवाल को टिक कर सकते हैं। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो बच्चों बात हुई 31 क्वेश्चन की। 32 क्वेश्चन जो है वो क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी राइजेस बाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड देन करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर राइज इन केल्विन। बच्चों हमने जो फॉर्मूला पढ़ा टेम्परेचर डिफरेंस का वो क्या था कि टेम्परेचर डिफरेंस ऑन डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन, मतलब केल्विन स्केल और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर टेम्परेचर चेंज जो है वो क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 2K, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका 30 32 और 33 क्वेश्चन को समझते हैं। 33 क्वेश्चन अपन ने क्लास में पढ़ा था। 33 क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का हमने फॉर्मूला पढ़ा कितना बच्चों, Q/m, और Q हीट एनर्जी है, इसको लिखें अपन M1L2 T-2 अपॉन मास को क्या लिखेंगे m, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा L2 T-2। तो इसके अकॉर्डिंग फाइनल आंसर क्या होना चाहिए 2। तो ये है बच्चों 33 क्वेश्चन जो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये पहले नीट में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये 33 तक क्वेश्चन अपन पहुंच गए। अब बच्चों हम 34 क्वेश्चन में आते हैं। 34 क्वेश्चन क्या है, देखो 34 क्वेश्चन जो है 34 क्वेश्चन में बात की गई स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर स्फीयर ऑफ मास, दिस इज कैपिटल C, द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर ऑफ मास 4 kg। बच्चों ये स्पेसिफिक हीट जो है ये क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। और यहाँ क्या है, सेम मटेरियल, क्या है यहाँ पे, सेम मटेरियल। अगर मटेरियल सेम है तो उसकी स्पेसिफिक हीट भी क्या होगी, सेम होगी। तो सीधा हम टिक कर सकते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे बच्चों हम लास्ट 35 सेक्शन ए के 35 लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ सॉलिड बॉल ऑफ मेटल हैज कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी विद इन इट, इफ द बॉल इज हीटेड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। देखो बच्चों हमने थर्मल एक्सपेंशन में ऐसा पढ़ा कि जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसकी हर और सारी डायमेंशन में क्या होता है,
एक्सपेंशन होता है तो उसकी कैविटी का वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ ऐसा दिखा सकते हैं कि अगर आपने यहाँ एक कैविटी बनाई तो इस कैविटी में भी क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थर्मल एक्सपेंशन का। तो बच्चों हमने 35 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो सेक्शन ए के थे। अब हम सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी थोड़ा सा और सोचने वाला होता है लेकिन सिंपल होता है। आइए क्वेश्चन 35 सॉल्व कर दे। 36 क्वेश्चन सॉल्व कर दे बच्चों। 36 क्वेश्चन जो है हमने क्लास में भी पढ़ा था, ऐसा हम बात भी कर रहे थे इसकी कि क्वेश्चन क्या है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है फ्लोइंग थ्रू द हॉरिजॉन्टल पाइप एज शोन इन फिगर, द स्पीड of fluid and cross sectional area of each section are indicated, then what is the value of V। ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या बात की थी कि हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करते हैं और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, A1 V1 इक्वल टू, देखो यहाँ से लिक्विड की एंट्री है, दो साइड से बाहर जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे अपन कितना, A2 V2 प्लस A3 V3। अब आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए और इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ A1 कितना है, A है, A इंटू यहाँ 10 है इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे 2A इंटू वी प्लस यहाँ कितना होगा A/2 इंटू इधर वेलोसिटी कितनी है 4 है, A कैंसिल कर दीजिए तो 10 इक्वल टू कितना होगा ये 2V प्लस यहाँ भी A कैंसिल कितना हो जाएगा ये 2, इसको इधर शिफ्ट करिए 8 तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा 8/2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन 36 था, 36 का आंसर क्या होगा 4। ठीक है, 36 के बाद बच्चों क्वेश्चन चलते हैं अपन 37 पे। 37 में कहा कि द रेडियाई ऑफ एयर बबल, एयर बबल की रेडियाई की बात की गई है और उसके लिए रेडियस का रेशो दे रखा है 3:2 और आपसे कहा कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड देम कितना होगा। तो बच्चों हमने एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला पढ़ा Px वो कितना पढ़ा अपन ने, सिंपल एयर बबल के लिए 2T/r। अगर 2T/r की बात करें अपन तो यहाँ P एक्सेस प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा और जो रेडियस का रेशियो है उसका रिवर्स रेशियो इसका होना चाहिए। तो 3:2 अगर रेडियस है तो 2:3 क्या होना चाहिए, एक्सेस प्रेशर होना चाहिए। तो 37 का आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया 37। 38 क्वेश्चन देखिए। 38 क्वेश्चन जो है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का है और ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, क्वेश्चन में ये कहा कि प्रेशर एट बॉटम ऑफ टैंक ऑफ वाटर इज 3P वेयर P इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ द लेवल ऑफ वाटर इज लोवर्ड बाय 1/5 ऑफ ओरिजिनल लेवल हाइट देन प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक। क्वेश्चन में जो कहा उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। 38 क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लीजिए यहाँ लिक्विड भरा हुआ है और इसके इस पॉइंट पे यहाँ का प्रेशर दिया है। तो ये जो प्रेशर दिया है ये प्रेशर कितना है, अगर मैं यहाँ के प्रेशर को 3P लिखता हूँ तो और एयर का प्रेशर क्या है P है तो 3P इक्वल टू 1 क्या लिखेंगे P प्लस, मान लो इसकी हाइट कितनी है h है तो ये कितना होगा ρgh, मान लेते हैं इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है रो है। अब दूसरे केस में अपन को ये कहा गया कि अगर मैं यहाँ इसका लेवल गिरा दूं, इसका लेवल मान लो मैंने कुछ कम कर दिया और वो लेवल कितना हो गया, वो लेवल कुछ हमने इतना कर दिया। अब ये जो लेवल अपन ने गिराया ये h/5 गिराया तो ये वाला लेवल कितना होगा 4/5h होगा। अब यहाँ का प्रेशर हमको P' पूछा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ एयर का प्रेशर वापस P होगा तो मैं P प्लस क्या लिखूंगा ρgh, h की जगह मुझे क्या लिखना होगा, ये वाला लिखना होगा 4/5 इंटू h। अब अपन क्या करें, इस वाले स्टेप को सॉल्व करें तो यहाँ से हमें 2P इक्वल टू क्या मिलेगा ρgh और उस ρgh की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए तो P' इक्वल टू क्या होगा P प्लस क्या लिखेंगे यहाँ ρgh इंटू 4/5। तो यहाँ वैल्यू रखो P प्लस क्या लिखेंगे 2P इसको लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 4/5, ये 8/5 हो जाएगा और इसका एलसीएम लेके अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 8 + 5 मतलब 13/5P। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन था 38 जो फ्लूइड मैकेनिक्स का था। यहाँ से हम आगे चलते हैं।
अब बच्चों हम बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। जो 39 क्वेश्चन है वो हीट ट्रांसफर का है और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन में क्या बात कही है थोड़ा समझते हैं। 3 कॉपर रोड ऑफ आइडेंटिकल, जब भी क्वेश्चन में आइडेंटिकल डायमेंशन बोले तो हमारा क्वेश्चन और सिंपल हो जाता है। joined together and their ends are maintained at the temperature as shown in figure. The temperature of junction O in steady state, steady state मतलब हीट का फ्लो कांस्टेंट है। तो बच्चों यहाँ से हीट आ रही है और यहाँ से भी हीट आ रही है और ये हीट इस डायरेक्शन में जा रही है। मान लो यहाँ का टेम्परेचर कितना है T, जो हमें कैलकुलेट करना है। बच्चों देखो हमने क्या पढ़ा, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 39 की, और इसमें मान लो H1 हीट आ रही है और इसमें H2 हीट आ रही है, तो किसके इक्वल होनी चाहिए? H के इक्वल होनी चाहिए। हमने बच्चों हीट के लिए फॉर्मूला पढ़ा था हीट ट्रांसफर में dQ/dt, तो उसका क्या फॉर्मूला लिखा था अपन ने? KA/dt/dx। इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं KA/लेंथ इंटू T1 माइनस T2। तो ये फॉर्मूले का अपन इस्तेमाल करेंगे यहाँ। तो यहाँ पहले के लिए क्या लिखेंगे अपन? KA/L इंटू, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? 40 और T, तो यहाँ अपन लिखेंगे कितना? 40 माइनस T, प्लस दूसरे के लिए लिखेंगे क्या? KA/L इंटू KA/L, और यहाँ लिखेंगे कितना? 30 माइनस T इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे अपन वापस KA/L इंटू क्या करेंगे? T माइनस 10। बस इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ये वैल्यू हम कैंसिल कर देते हैं। ये वैल्यू जब हम कैंसिल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अब हमें मिलेगा यहाँ 40 माइनस T प्लस 30 माइनस T इक्वल टू T माइनस 10। तो ये हो जाएगा कितना? 7, ये तो हो जाएगा 70, 10 इधर जाएगा तो ये हो गया 80, 80 इक्वल टू 3T, और T की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 80/3, 80/3। तो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए क्या? 4। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का है, और ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका एक रिजल्ट है जो हम याद रखते हैं और उससे सवाल सॉल्व करते हैं। टू सोप बबल ऑफ रेडियाई 3 and 4 centimeter come in contact to form a डबल बबल इन एयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब भी देखो बच्चों दो बबल अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है तो यहाँ कांटेक्ट सरफेस में एक नया सरफेस और बनता है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा 1/r इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चों यहाँ हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि P एक्सिस जो होता है वो क्या होता है? 40/r, और अगर R1 की वैल्यू R2 से बड़ी है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? प्रेशर 1 लेस देन प्रेशर 2। तो जब भी एक्सेस प्रेशर निकालना है तो अपन क्या करते हैं? यहाँ अपन बड़ा प्रेशर माइनस छोटा प्रेशर का डिफरेंस करके सॉल्व करते हैं, तो उससे ये रिजल्ट आता है। हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? 1/3 माइनस 1/4। तो यहाँ ये रिजल्ट आ जाएगा कितना? 4 माइनस 3/12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12, और R की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगी? 12 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 3rd। तो ये एक सोप बबल से रिलेटेड क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट 41 क्वेश्चन में क्या है देखो। 41 क्वेश्चन में आपसे ये कहा कि अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया दिस इज सेपरेटेड बाय, एरिया दे रखा है अपन को और उसको सेपरेट किया गया हॉरिजॉन्टल सरफेस से, और ग्लिसरीन की एक लेयर जो दे रखी वो इतनी है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दे रखा 100 पाई। पी आई का मतलब था पॉइस, इसको अपन को एस आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द प्लेट मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखी है अपन को ये, और हॉरिजॉन्टल पर अपन को पूछा है कि फोर्स कितना होगा। तो 41 क्वेश्चन के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या था वो? F इक्वल टू ईटा ए dV/dx। तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करें? ये जो ईटा है इसकी वैल्यू लिखें कितना? 100 पॉइस। 100 पॉइस को अपन बदल सकते हैं 100 इंटू 1/10। इसको क्या लिखेंगे? पास्कल इंटू सेकेंड। अब सारी वैल्यूज को अपन यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? अपन यहाँ लिखेंगे इसको 10 इंटू एरिया कितना दे रखा है? एरिया अपन को दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 20 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू वेलोसिटी दे रखी कितनी 2, तो इसको इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन, एक मिनट इस फॉर्मेट को दोबारा लिखता हूं मैं, ये वैल्यू हम दोबारा पुट करते हैं इसमें। देखो यहां अपन को क्या करना है, इस f में ये वैल्यू रखनी है और ईटा का जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना रखेंगे अपन 10 इंटू ए की वैल्यू रखेंगे कितना 20 इंटू 10⁻⁻⁴, dv की वैल्यू दे रखी कितनी 2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन dx का वैल्यू दे रखा आपको कितना 1 mm, 1 इंटू 10⁻⁻3। आप इसको सॉल्व करें तो इससे आपको वैल्यू मिलेगी कितनी 0.4 न्यूटन। तो बच्चों इस 41 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0.4 न्यूटन। ठीक है, तो ये था 41 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। 42 क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा कि स्पेरिकल बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस लिक्विड ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट फाइनली अटेंड अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जो वेलोसिटी कांस्टेंट अटेंड की गई है दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी के केस में हमने पढ़ा कि एक बॉडी पे उसका वेट W नीचे काम करेगा और यहाँ उस पर दो फोर्स काम कर रहे होंगे, एक तो बाइंड फोर्स और एक फोर्स कौन सा होगा विस्कस फोर्स। तो यहाँ बाइंड फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इक्वल टू अगर mg हो जाए, फोर्स बैलेंस हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए तो वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होना चाहिए विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट दैट इज बाइंड फोर्स इक्वल टू वेट। तो यहाँ आपका आंसर होना चाहिए क्या थर्ड। ठीक है, ये था बच्चों 42 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 थ्योरेटिकल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी हम क्लास में पढ़े हैं। 100 ड्रॉप ऑफ लिक्विड कोलेसिस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। जब भी बच्चों क्या होता है छोटी छोटी जो ड्रॉप्स हैं वो अगर एक बड़ी ड्रॉप्स में कन्वर्ट होती बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट होती है तो उस केस में इसका सरफेस एरिया क्या होता है डिक्रीज होता है। तो मैं यहाँ सरफेस एनर्जी लिखूँ, वर्क डन लिखूँ, तो वो वर्क डन क्या था उसका फॉर्मूला जो है ये है। यहाँ लिखिए अपन टी, यहाँ लिखिए अपन कितना टी डेल्टा ए, क्या लिखेंगे टी डेल्टा ए। तो इसकी सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी और सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी तो वहाँ से एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम टिक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के लिए 2 को। ठीक है, तो ये था बच्चों 43 क्वेश्चन। नेक्स्ट 44 आगे चलते हैं। 44 क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन विस्कोसिटी का है जो एक सिंपल सा टॉपिक है, उसमें 3 फॉर्मूले हैं जो अपने क्लास में डिस्कस किए। फर्स्ट है बच्चों द करेक्ट रिलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी v of a small size spherical body having radius r falling vertically in viscous medium having coefficient of viscosity eta। तो हमने 44 का जो फॉर्मूला पढ़ा वो फॉर्मूला क्या था, v टर्मिनल का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन कितना था 9 ईटा। तो यहाँ से v टर्मिनल प्रोपोर्शनल टू r² लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग और अपन एक चीज और लिख सकते हैं कि v टर्मिनल प्रोपोर्शनल टू 1 ईटा। तो बच्चों यहाँ से हमें टिक करना होगा आंसर नंबर कौन सा थर्ड, v प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, ये था 44 क्वेश्चन। बच्चों 45 क्वेश्चन जो है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का है, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास में इस टाइप का कंसेप्ट पढ़े हैं। सिलेंडर हैविंग वाटर अप टू हाइट d and placed on a table of height h, a small hole is made on the cylinder at bottom. If the stream of water coming out from the hole falls ground at a horizontal distance r, then the cylinder from the cylinder, then what is the value of d? d आपको निकालना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन की पहले बात समझते हैं। एक कंटेनर है अपने पास सिलेंड्रिकल कंटेनर, और ये कंटेनर क्या है बच्चों यहाँ रखा हुआ है, वो उसमें d हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये प्लेटफॉर्म जो है इसकी हाइट कितनी है h है और यहाँ एक होल बना हुआ है और इसके अंदर क्या है कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है और वाटर इसका फॉल यहाँ से ऐसा हो रहा है। तो इसकी जो रेंज है ये रेंज कितनी है r है। अब बच्चों हमने ये पढ़ा कि जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स थी उसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था √2gh। क्या पढ़ा था 2gh, h की जगह यहाँ d दे रखा है। ठीक है,
और हमने ये यहाँ से यहाँ तक गिर रहा है तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका जो टाइम है उस टाइम का फॉर्मूला पड़ा था कितना, 2h/g ऑफ अंडर रूट। तो बच्चों मैं रेंज का फॉर्मूला जानता हूँ कितना, vt, क्या जानता हूँ, vt। तो मैं यहाँ अगर मैं स्क्वायर करता हूँ इसका, क्योंकि मुझे स्क्वायर के फॉर्मेट में आंसर चाहिए, तो मैं इन दोनों की वैल्यू रखूँ तो यहाँ 2gd इंटू क्या लिखूंगा, 2h/g। तो यहाँ से g से g कैंसिल होगा और r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 4dh। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं d का वैल्यू निकालूं तो वो r स्क्वायर अपॉन कितना होगा, 4h होगा। ठीक है, तो r स्क्वायर अपॉन 4h के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन 45 के आंसर 1 को टिक कर सकते हैं। तो ये था 45 क्वेश्चन। आगे देखिए बच्चों 46 क्वेश्चन क्या है। 46 क्वेश्चन में कहा कि टू स्पेरिकल रेनड्रॉप विद रेडियाई रेशियो दिस फॉल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी इन एटमॉस्फेयर, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। 46 क्वेश्चन बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मोमेंटम होता है mv और मैं इसको अगर p1 अपॉन p2 लिखूं तो ये कितना आएगा, m1 अपॉन m2 इंटू क्या आएगा, v1 अपॉन v2। और हमने पढ़ा कि v टर्मिनल प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से जो मास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो बच्चों यहाँ से मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू r पावर 5 होगा। तो मैं p1 अपॉन p2 लिखूंगा तो यहाँ r1 अपॉन r2 पावर क्या होगा, 5 होगा। मतलब ये जो रेशियो दे रखा है इसको 5 से अगर हम पावर करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1/32। ठीक है बच्चों। 47 क्वेश्चन जो है बच्चों कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे आइडिया से टिक कर सकते हैं और ये ऐसे ही करना है अपन को, ऐसा हमने क्लास के मॉड्यूल में भी क्वेश्चन सोल्व किया था। बैरोमीटर केप्ट इन एलिवेटर, एलिवेटर में है तो उसकी रीडिंग अभी 76 cm ऑफ hg आता है, लेकिन अगर वो एलिवेटर एक्सेलरेटिंग हो रहा है तो बच्चों अब ग्रेविटी g की जगह कितनी होगी, g+a हो जाएगी, तो उसका प्रेशर कुछ ज़्यादा हो जाएगा। अगर प्रेशर कुछ ज़्यादा होगा तो प्रेशर 76 से ज़्यादा होना चाहिए। तो बच्चों ऑप्शन में 76 से ज़्यादा क्या है, 76 से ज़्यादा ऑप्शन 2 है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, क्वेश्चन 48 देखते हैं बच्चों। 48 क्वेश्चन सरफेस टेंशन से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी पढ़ा है। और सर्कुलर फ्रेम, बच्चों एक सर्कुलर फ्रेम की बात की गई है और सर्कुलर फ्रेम के दो फ्री सरफेस है, एक अंदर एक बाहर। इसको आप किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो वहाँ फोर्स, सरफेस टेंशन के थ्रू जो हम फोर्स लिखते हैं F इक्वल टू क्या लिखते हैं, TL। क्या लिखते हैं बच्चों, TL। और TL हम लिखते हैं तो यहाँ से मैं F को लिखूंगा T। अब T की वैल्यू आपको यहाँ क्या दे रखी, सिग्मा दे रखी। तो आप एक काम करिए, TL की बजाय यहाँ सिग्मा इंटू एक लेंथ तो बाहर की लेनी, एक अंदर की लेनी, कितनी, 2πr। तो आपका आंसर होगा कितना, 4πr इंटू सिग्मा। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं, ऑप्शन 3। और 49 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है बच्चों क्या है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता है तो बच्चों वहाँ क्या करता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। बच्चों एक छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ होता है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, बच्चों टेम्परेचर यहाँ फेज चेंज की बात आती है और फेज चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम इस ऑप्शन पर ना जाके हम एनर्जी एब्जॉर्ब पे टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों 49 क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन जो है बच्चों उसकी बात करते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन जो है बच्चों ये इंटरनल एनर्जी का क्वेश्चन है, थोड़ा अपन को आइडिया से टिक करना है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन प्रोसेस वेयर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट भी हो सकती है, लेकिन अगर बच्चों फेज चेंज की बात करें, अपन किसकी बात करें, फेज चेंज की बात करें, अगर मैं फेज चेंज की बात करता हूं तो उस केस में सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में अगर कन्वर्जन होता है तो वहाँ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हम आंसर 4 टिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में, आज के डिस्कशन में हमने 50 क्वेश्चन FT5 के डिस्कस किए और क्वेश्चन के सॉल्यूशन सभी को अच्छी तरह समझ में आएंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिस्कशन में अपन फिर मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।